बहुत स्वागत है। आज हम उस तकनीक के पीछे के पूरे विज्ञान को समझने वाले हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को सच में बहुत तेजी से बदल रही है। मेरा मतलब है ये कोई जादू या एलियन तकनीक नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की एक बेहद ही शानदार उपज है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से डिकोड करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई वास्तव में कोई समझ से बाहर का जादू है, या फिर ये सिर्फ गणित, डेटा और कोड की एक एकदम सटीक रेसिपी है? जब मशीनें हमसे इंसानों की तरह बात करती है तो एक पल को तो लगता है कि जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसकी असलियत चमत्कारों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और तार्किक है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले रोजमर्रा के जीवन में एआई, फिर ये काम कैसे करता है, इसे बनाने में क्या-क्या सामग्री लगती है, एक मशीन के दिमाग को ट्रेन कैसे किया जाता है, और आखिर में इसके खतरे और हमारा भविष्य। बस यही हमारा आज का सफर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, रोजमर्रा के जीवन में एआई। जरा सोचिए, अक्सर सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन उठाते हैं और वो फेस आईडी से अनलॉक हो जाता है ना? उसके बाद नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हमें बिल्कुल वही कंटेंट दिखता है जो हमें पसंद है। ईमेल लिखते वक्त ग्रामर चेकर अपने आप हमारी गलतियां सुधारता है, स्पैम फिल्टर फालतू ईमेल्स को रोकता है, और बाहर जाते वक्त गूगल मैप्स या टेस्ला का नेविगेशन हमें सही रास्ता दिखाता है। मतलब ये अदृश्य एल्गोरिदम्स दिन रात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जाने अनजाने में हम दिन भर में अनगिनत बार इन प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो पता चलता है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। असल में 1956 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉन मैकार्थी ने पहली बार इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर 1990s के दशक आते आते पूरा फोकस मशीन लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो गया, जहां मशीनों को खुद से सीखने की ताकत दी जाने लगी। और अब 2020 के दशक में हम चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई का जादू देख रहे हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं और कोडिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर। एआई आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसके अदृश्य तंत्र को अंदर से समझते हैं। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर आती है मशीन लर्निंग, जहां उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न पहचाने जाते हैं। इसके बाद एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क उस पूरी जानकारी को बहुत गहराई से प्रोसेस करते हैं और अंत में एक निर्णय लिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि मशीन अपनी गलतियों से फीडबैक लेती है और लगातार खुद में सुधार करती रहती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। अब जाहिर सी बात है, इन एआई प्रणालियों को चलने के लिए किसी ईंधन की तो जरूरत होगी ही, और वो ईंधन है बिग डेटा। मशीनों को समझने के लिए डेटा को मुख्य रूप से 3 तरीकों से बांटा जाता है। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो एकदम व्यवस्थित होता है, जैसे एक्सेल शीट में तारीखें या क्रेडिट कार्ड नंबर। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कोई तय पैटर्न नहीं होता, जैसे कि हमारी तस्वीरें, वीडियो या लंबे लंबे टेक्स्ट। और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो इन दोनों के बीच का होता है। इसमें जानकारी को अलग करने के लिए कुछ खास टैग्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि CSV या जेसन फाइलें। अब यहाँ एक शब्द बार बार आता है, एल्गोरिथम। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच कहूं तो यही पूरी प्रणाली की असली रीढ़ है। आसान भाषा में कहें तो ये एक गणितीय फॉर्मूला या नियमों का एक सेट है। ये मशीन को बताता है कि उस कच्चे डेटा से सीखना कैसे है और सही फैसले कैसे लेने हैं। इस गणितीय फॉर्मूले के बिना चाहे आपके पास कितना भी डेटा क्यों ना हो, वो मशीन के लिए सिर्फ एक कचरे के डिब्बे जैसा ही है। अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, एआई बनाने की सामग्री। अब हम ये देखेंगे कि इसे तकनीकी रूप से बनाया कैसे जाता है, जैसे किसी शेफ की सीक्रेट रेसिपी बुक खोल रहे हों। देखिए, अगर हमें मशीनों से बात करनी है तो जाहिर है एक ऐसी भाषा चाहिए जो वो समझ सकें। यही एंट्री होती है पाइथन की। पाइथन वो प्रोग्रामिंग भाषा है जो इस काम को सबसे आसानी से पूरा करती है। मशीन के साथ बातचीत शुरू करने का यह बिल्कुल पहला और सबसे बुनियादी कदम है। भाषा तो मिल गई, लेकिन जो डेटा हमने जमा किया है उसे व्यवस्थित करना भी तो बहुत जरूरी है ना। यहां NumPy और Pandas जैसे टूल्स काम आते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास 1000 बिखरी हुई धूल भरी किताबें हैं और आपने उन्हें एक साफ सुथरी, आसानी से पढ़ी जा सकने वाली स्प्रेडशीट में सजा दिया। एआई का खाना डेटा है, और ये दोनों टूल्स उस डेटा को मशीन के लिए पचाने लायक बनाते हैं।
एक बात हमेशा याद रखेगा, मशीनें हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी इंसानी भाषा नहीं समझती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गणित समझ आती है। और इसके लिए गणित के 3 मुख्य क्षेत्रों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लीनियर अलजेब्रा, जो हमारे शब्दों को नंबरों में बदल देता है। फिर कैलकुलस, जो मशीन की गलतियों का विश्लेषण करता है और उसे सुधारने में मदद करता है। और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, जो ये तय करती है कि किसी सवाल के जवाब में अगला सबसे सही शब्द क्या होना चाहिए। कुल मिलाकर यह पूरी तरह से संख्याओं का एक बेहद शानदार खेल है। अब सब कुछ है, लेकिन इसे पकाने के लिए बर्तन भी तो चाहिए। तो पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो को आप एक रसोई के रूप में देख सकते हैं। गूगल और मेटा जैसी कंपनियों ने ये डिजिटल गैस स्टोव और बर्तन हमें दिए हैं। डेवलपर्स इन्हीं फ्रेमवर्क्स के अंदर गणित, डेटा और कोड डालकर मशीन को पकाने, मेरा मतलब है ट्रेन करने का असली काम करते हैं। चलिए, अब हम अपने चौथे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मशीनी दिमाग को ट्रेनिंग देना। ये सबसे गहरा और सबसे तकनीकी हिस्सा है जहां मशीन वास्तव में सोचना और खुद से सीखना शुरू करती है। अगर आप ध्यान दें तो हमारे जीव विज्ञान और इस तकनीक के बीच एक बहुत ही सीधा और गहरा कनेक्शन है। सच तो यह है, जहां हमारे इंसानी दिमाग में अनुभवों से सीखने वाले जैविक न्यूरॉन्स होते हैं, वहीं मशीन के अंदर डिजिटल हिडन लेयर्स होती हैं। ये डिजिटल लेयर्स एक के बाद एक डेटा को प्रोसेस करती हैं और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचती हैं। इस न्यूरल नेटवर्क के काम करने का तरीका एक ऑफिस की तरह होता है। इसे ऐसे समझिए, पहली लेयर के कर्मचारी बस कच्चा डेटा इकट्ठा करके लाते हैं। फिर बीच की जो हिडन लेयर्स हैं, वो मैनेजर की तरह काम करती हैं और उस डेटा की हर बारीकी का विश्लेषण करती हैं। अंत में आउटपुट लेयर का बॉस ये तय करता है कि भाई, ये सामने जो तस्वीर है वो किसी बिल्ली की है या कुत्ते की। अब सवाल यह है कि मशीन अपने फैसले तौलती कैसे हैं। इसके लिए वेट्स और बायसेस का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान शॉपिंग करते हैं। मान लीजिए आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं। आपके लिए कैमरे की क्वालिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उसे 80% वेट या प्राथमिकता देंगे। लेकिन आपका बजट 1 लाख के पार नहीं जाना चाहिए, तो ये आपका बायस यानी एक लिमिट हो गई। मशीनें भी अपने हर एक फैसले को बिल्कुल इसी गणितीय तरीके से आंकती हैं। और अब आता है सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा और असली रहस्य। यहाँ एक चीज़ होती है लॉस फंक्शन। ये बिल्कुल उस सख्त टीचर के लाल पेन की तरह है, जो मशीन को बताता है कि उसने टेस्ट में कितनी बड़ी गलती की है। इसके बाद काम आता है बैक प्रोपोगेशन, यानी मशीन पीछे मुड़कर अपनी गलतियों और गणित को चेक करती है, ताकि अगली बार वो गलती फिर से ना हो। इसी तरह बार बार टेस्ट देकर मशीनें स्मार्ट और समझदार होती जाती हैं। पूरी तकनीकी प्रक्रिया को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी और 5वें खंड पर पहुंच गए हैं, जोखिम, फायदे और भविष्य। आइए देखते हैं कि इस शक्तिशाली तकनीक का दुनिया पर क्या असर हो रहा है। देखिए, इस तकनीक के फायदे तो वाकई दुनिया को बदलने वाले हैं। मेडिकल फील्ड में ये MRI स्कैन देखकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का बहुत तेजी से और सटीक पता लगा रही है। आपको याद होगा, कोविड-19 के समय वैक्सीन विकसित करने में भी इस तकनीक ने बहुत मदद की थी। इसके अलावा खेतों में ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी करना हो या फिर फैक्ट्रियों में बिना थके 24 घंटे काम करना हो, AI के फायदे अनगिनत हैं। लेकिन जहां इतने फायदे हैं, वहीं कुछ बहुत गंभीर जोखिम भी हैं। डीप फेक, यानी ऐसे नकली ऑडियो और वीडियो जो बिल्कुल असली लगते हैं, आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसके अलावा इन विशाल प्रणालियों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली और कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। डेटा प्राइवेसी को लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं। और हाँ, कई पारंपरिक नौकरियों के खत्म होने का डर तो बना ही हुआ है। इसके साथ ही एक ब्लैक बॉक्स की समस्या भी है। मतलब कई बार तो खुद वैज्ञानिकों को नहीं पता होता कि मशीन ने अचानक से कोई खास फैसला आखिर लिया कैसे। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इतिहास गवाह है कि हर क्रांतिकारी तकनीक के 2 पहलू होते हैं। जैसे आग और बिजली ने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, वैसे ही AI भी एक बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक तकनीक है। अगर हम इसका सही और जिम्मेदारी से उपयोग करें तो ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। और इसी विचार के साथ जानकारी का हमारा ये सफ़र यहीं पूरा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मशीनें खुद सोचना और अपने फैसले लेना सीख रही हैं, तो ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि ये शक्तिशाली तकनीक हमारा सबसे बड़ा खतरा बनने के बजाय हमारा सबसे मददगार उपकरण ही बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।